हम लोग क्लास। तो क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। डेटर्स मैनेजमेंट पढ़ रहे थे। आज की क्लास में डेटर्स मैनेजमेंट के लिए ज़्यादा क्वेश्चन बचे नहीं हैं, पर जो भी क्वेश्चन बचा है यूनिक क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन से अलग है। मतलब आज की क्लास में सब LDR है। पहला क्वेश्चन स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 39। आज किस्मत देखो कि पेज नंबर नहीं है। पेज नंबर 70। PQR लिमिटेड सेल्स कितना दिया भाई? 30 लाख। अभी है 30 लाख। is reconsidering its present collection policy. At present, एवरेज कलेक्शन पीरियड कितना है? 50 डेज। बैड डेट्स कितना है? 5% ऑफ सेल्स। The company is incurring an expenditure of rupees 30,000 on account of collection of receipt. डेटर से कलेक्शन का जो खर्च होता है वो कितना है? 30,000। और कॉस्ट ऑफ फंड इज 10%, मतलब वो हो गया अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अल्टरनेटिव पॉलिसी, या तो हम 1 में जाए या तो 2 में जाए। 1 में जाएगी तो ACP कितना आ जाएगा? 40 दिन। पहले कितना था? 50 से कितना हो रहा है? 40। या तो 50 से कितना हो रहा है? 30। बैडेट्स पहले कितना था? 5%। 5 से कितना हो रहा है? 4। या 5 से कितना हो रहा है? 3। तो सर कलेक्शन भी जल्दी जल्दी हो रहा है, हमारा फायदा दिख रहा है, और बैडेट्स भी कम हो रहा है। उसके पीछे वजह क्या है? वजह अपने लड़के बाउंसर लगा रखा है, इसको उधार दिया तुरंत उसके घर पहुंचा देते हैं बाउंसर, पैसा जल्दी, तो रिकवरी जल्दी हो रहा है, खर्च ज्यादा बढ़ रहा होगा। पहले कलेक्शन एक्सपेंसेस अभी कितना हो रहा है? 60। खर्चा बढ़ा रहे हो ना आप। और यहाँ कितना हो रहा है? 30 से 95। तो यार कलेक्शन एक्सपेंसेस आपने बढ़ाया, लोगों को परेशान करना स्टार्ट किया, उसकी वजह से आपके पैसे जल्दी रिकवर हो रहा है। अब पैसा डुबाने वाले भी कम हो गए। तो पूछ रहा है कि बताइए कौन सी पॉलिसी अच्छी है और कौन से अप्रोच से इंक्रीमेंटल है। पहली बार इंक्रीमेंटल अप्रोच से। अच्छा हाँ, तो फिर तो आप इंक्रीमेंटल से बना। तो चलो स्टार्ट करें। टेबल बनाए पहले, जैसा चल रहा है वैसा चलाएंगे, ऐसा कुछ एक्स्ट्रा नहीं करने वाले हैं। क्या है, नई चीज नया फॉर्मेट में तो फॉर्मेट बना सकता हूँ, पर वो याद नहीं रहेगा ना, एक ही फॉर्मेट से काम। वैसे तो कितने कॉलम आते थे हमारे एग्जिस्टिंग? 1 2। अब 1 2 आएगा बस, पर्टिकुलर 1 2। इंक्रीमेंटल में मैंने ऐसे ही बोला था। क्रेडिट पॉलिसी, इंक्रीमेंट 1 2। और यहाँ एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट में आता था सेल्स में
30 लाख पहले था करंट में, अभी 32 हुआ, तो पहले 30 लाख था और अभी हुआ 32 लाख, तो इंक्रीज इन सेल्स कितना जाएगा? 2 लाख। इसमें 32 लाख और इसमें कितना? 35। तो इंक्रीज इन सेल्स कितना जाएगा यहाँ? 5 लाख। एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा था, एग्जाम्पल के तौर, नहीं दिया तो कुछ इंक्रीज ही नहीं हुआ होगा। अब क्या माइनस करेंगे इसमें से? वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट कितना है? करना क्या है, जीरो का कितना भी कर लो तो जीरो ही आएगा यार, पागल हो गए। इनके एक्सपेंसेस देख लेते, पहले तो प्रॉफिट है, तो कुछ फायदा दिख रहा है कि आपको? पहले फायदा बता दो। बैड डेट्स पहले कुछ और था, यहाँ वैसे प्रेजेंट का बनाता तो आपको आसानी से समझ में आ जाता, भी प्रेजेंट का नहीं है तो भी चल जाएगा ना यार। पहले बैड डेट्स कितना था? 5, अभी कितना है? सेविंग इन बैड डेट्स आपका एक फायदा है, ये इसी में ऐड कर देता हूँ है ना, 10 फायदा ही तो है। सेविंग इन बैड डेट्स कितना? सेल्स तो 3 लाख है ना यार। हाँ, पहले एक 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 रफली रफली बताता हूँ, रफली पहले था 5% ऑफ सेल्स। सेल्स कितना है? 30 लाख का 5% बोलो, ज्यादा हो गया ऐसे में तो आदमी। 30 लाख का 5%, हाँ 1.5 लाख है फिर, 1,50,000। ठीक है, ये कौन सी पॉलिसी में है? प्रेजेंट। पॉलिसी 1 में बोलो बैड डेट्स कितना? एक 1,20,000 कितने का निकाल रहे हो? 30 लाख का कितना परसेंट? 1 लाख। और इसमें बताओ 2 में 90,000। तो अगर अब दिख रहा है आपको, बोलो कितने का सेविंग्स हो? 30,000। यहाँ कितने का सेविंग्स? 60,000। तो सर हम सीधा लिख सकते हैं कि मैं सीधा लिख रहा हूँ कितने का? 30 लाख का, ऐसे 30 लाख का। पहले कितना था बैड डेट्स? 5, अभी कितना है? 4, मतलब सीधा 1% ले लूं, 30,000। 7 लाख का 2%, यहाँ कितना आ गया? 60,000। और किसी चीज का फायदा दिखाई दे रहा है क्या? फायदे की बात करो, ऊपर सीधा फायदा है एक, एवरेज कलेक्शन पीरियड कम हो गया, तो उसकी वजह से अब आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लगेगा नहीं, बचेगा। आप समझ रहे हो ना? जनरली अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यहाँ आता था, अब यहाँ लिखेंगे हम, क्योंकि फायदा हो रहा है आपको। बस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से वर्किंग नोट बनाए कि सीधा यहाँ कर ले? वर्किंग वर्किंग नोट, वर्किंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी पॉलिसी है? एजेंट भी डाल दे रहा हूँ ताकि हमको क्लैरिटी से झंझट नहीं ले। प्रेजेंट, यहाँ प्रपोज 1, बस 2, एवरेज कलेक्शन पीरियड पहले कितना दिन था? 50, 40,
30। फिर क्या लिखते थे? कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो देखो वेरिएबल कॉस्ट या फिक्स कॉस्ट कुछ दिया है क्या? नहीं दिया है, तो सेल्स ही लेना पड़ेगा, मजबूरी है हमारी। वैसे तो कॉस्ट ऑफ सेल्स लेते, पर कुछ नहीं दिया तो सेल्स ही लेना पड़ेगा। सेल्स तो 30 लाख ही है। एस्टिमेटेड आ गया। एक साल में कितना दिन लिया है? कुछ बोला है क्या? तो 60 ही लिया होगा। 416667। ठीक है। $3,30,000। है 50,000। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकाल ही लेते हैं। कितना परसेंट है? 10। 416667। 25,000। इंक्रीमेंटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इंक्रीमेंटल सेविंग से जाएगा। कम लग रही है, इसमें से माइनस कर दो। 3,33,333 माइनस 4166 8। ओ, प्लस की माइनस। सेविंग लिख रहा हूँ तो वैसे ही लिख दो, प्लस ही में लिख। और 25,000 416667 माइनस 25,000 166667। ठीक है। उधर चिपकाते। 8 और 167। और तो कोई फायदा दिखाई नहीं दे रहा आपको? सेविंग्स आ गए टोटल तो यूज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। थ्री में से माइनस करेंगे इंक्रीमेंटल कलेक्शन एक्सपेंस। पहले कितना था? 30,000। अभी कितना हो गया? 60,000। कितना हो जाएगा? 30,000। कितना आ रहा है? 60। नेट गेन आ गया। 833 116। कौन सा अच्छा? 2। आया।
क्वेश्चन सीधा नहीं बनता। अगर आप सोच रहे हो कि सीधा बना लेते तो उसमें थोड़ा सा दिक्कत आता, कहीं ना कहीं पेन रुक जाता है यार, सेल तो है ही नहीं। हाँ, तो एक बात तो पक्की है कि अगर कॉस्ट ऑफ सेल्स नहीं पता है तो हम सेल से ले सकते। हाँ, यहाँ सेविंग्स है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में, यहाँ बैड डेट्स में भी सेविंग्स है। क्वेश्चन नंबर 40 ICAI का क्वेश्चन है, TY। As a part of the strategy increase sales and profit, the sales manager of a company proposes to puts a group of a new customer। जो इंक्रीमेंटल आप निकाल रहे थे ना, जैसे एग्जिस्टिंग पॉलिसी है और एक प्रपोज है, एक ही है, और मैं कहता हूँ इंक्रीमेंटल अप्रोच से कर, तो फिर कितने कॉलम आए? बोल रहा हूं। एक ही, एक एग्जिस्टिंग है करंट पॉलिसी, और प्रपोज में सिर्फ एक ही है, और इंक्रीमेंटल अप्रोच से एक ही कॉलम आएगा। इंक्रीमेंटल सेल्स सीधा सीधा। तो बोल रहा है कि यार भाई ऐसा है कि आप पास्ट में क्या था उसको बोल, अब भी ये है कि एक ग्रुप ऑफ कस्टमर है जिसको हम माल बेचने का सोच रहे हैं, ठीक। और कितना परसेंट डिफॉल्ट हो सकता है? 10% बैड डेट्स। पिछले बैच में तो मुझसे बच्चे बोल रहे थे सर मत बेचो, फिर जब बैड डेट्स हो सकता है तो उनको बेच ही क्यों रहे? ऐसा कुछ तो दिमाग में नहीं आ रहा है ना। तो क्या लिखा है? कंपनी प्रपोज करना चाहती है, माल बेचना चाहती है, ग्रुप ऑफ न्यू कस्टमर्स विद 10% रिस्क ऑफ नॉन पेमेंट। दिस ग्रुप वुड रिक्वायर, और इनको क्रेडिट चाहिए, कितने पीरियड का चाहिए? 1.5 मंथ, 1.5 मंथ। और इसकी वजह से सेल्स बढ़ जाएगी कितने से? 1 लाख। तो इंक्रीमेंटल सेल्स आ गया ऑटोमेटिक। प्रोडक्शन एंड सेलिंग एक्सपेंसेस कितना है? 80% ऑफ सेल्स में वेरिएबल होगा, फिक्स होगा, हमको नहीं मालूम। इनकम टैक्स का रेट कितना है? और मिनिमम रिक्वायर रेट ऑफ रिटर्न कितना है आफ्टर टैक्स? क्या सेल्स मैनेजर को प्रपोजल एक्सेप्ट करना चाहिए? अगर नेट गेन पॉजिटिव है तो एक्सेप्ट करेंगे, नहीं तो सोच के देखते कॉलम क्या क्या है। पहले वही बना लेंगे, एक ही कॉलम बनेगा। सबसे पहले एक्सपेक्टेड, पहले सेल्स से जाएगा, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट निकालेंगे ना। इंक्रीज इन सेल्स कितना रुपए? 1 लाख। माइनस प्रोडक्शन एंड सेलिंग एक्सपेंसेस 80%। और बैड डेट्स आएगा ना यार पहले, बैड डेट्स 10%। फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर टैक्स, फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और फिर नीचे आ जाएगा हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब पैसा कितने दिनों के लिए ब्लॉक हो रहा है? 1.5 मंथ। और ये वाला पार्ट क्या है ये बाद में डिस्कस करेंगे, तो वाला काम कर। क्रेडिट मेंटल अप्रोच चल ही तो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट सेल्स या इंक्रीमेंटल सेल्स माइनस
प्रोडक्शन, अब इसको हम अलग अलग नहीं कर सकते कि प्रोडक्शन का कौन सा और सेलिंग डाल रहा है। आ गए 20,000 ये बेड डेट्स और बचा हुआ। चलो माइनस क्या, प्लस नहीं होगा, क्या करेंगे 10% किसका, 1 लाख का ही होगा, 10,000 हो गया। अब क्या आ गया पीबीटी, 80, मैं गलती से वहां 20 लिख दिया था, सीधा सीधा मैं यहाँ 20 लिख दिया था ना, आप सीधा सीधा 1 लाख माइनस 80 माइनस 10, माइनस क्या करोगे टैक्स, पचास पर 5,000 प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अच्छा इसमें से माइनस क्या करेंगे अपॉर्चुनिटी बल है, अगर मैं टाइम पास ना, एक सिंपल तरीका, कितना रुपए का अच्छा हमको तो 80,000 पे लेना पड़ेगा, 80,000 हो गया हमारा कॉस्ट ऑफ सेल्स, और एवरेज रिटर्न्स निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, पीरियड दिया होगा 1.5 डिवाइडेड बाय 12, ये आ गया एवरेज रिटर्न्स या इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स, और परसेंटेज दिया होगा कुछ 25%, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, 25 नेट गेन आ गया। नेट इंक्रीमेंटल पॉजिटिव, सपोज ठीक, देखोगे also compute the degree, the percentage, compute the percent of risk of non-payment, the risk of percentage of bad debts, that the company should be willing to acquire rate of after tax were 30%, 40%, opportunity cost 30, क्या चाहता, ये बताओ कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट माइनस किया कितना, तो भी मेरा फायदा कितना चलेगा, इस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को मालूम है क्या बोलते हैं, और एक शब्द है दिस इज रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, गहराई से समझना भाई बात, रिक्वायर रेट ऑफ रिटर्न का मतलब है कि भैया जितना मेरा पैसा ब्लॉक हो रहा है मुझे किसी भी हालत में कितना चाहिए, 2500 चाहिए, अगर यहाँ फायदा मेरा 2500 की जगह 1,000 आता
तो भी क्या प्रपोजल हम एक्सेप्ट कर लेते? हाँ, तो चाहिए कितना? 2500। अभी भी हमको फायदा है ना यार। अगर क्या यहाँ 0 आता तो भी क्या एक्सेप्टेबल था? हाँ, क्योंकि 2500 चाहिए और 2500 आ रहा होगा तभी तो। यहां तक बात समझ में? अब क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल ध्यान से समझ। क्वेश्चन ये है, मान लो यहां रिक्वायर रेट ऑफ रिटर्न 30% होता। अगर ये 30% होता तो यहाँ कितना हो जाता? 3000। बोल रहा है तो भी क्या एक्सेप्ट हो जाता? हाँ, पर उसका कहना है कि मान लो हमको बैड डेट्स नहीं पता और कितने रुपए तक का बैड डेट्स हम एक्सेप्ट कर सकते हैं अगर हमें 3000 रिटर्न चाहिए। कितने परसेंटेज बैड डेट्स हम एक्सेप्ट कर सकते हैं कि हमारा आंसर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स सब कुछ घटाने के बाद हमारे पास कम से कम 3000 रुपए की कमाई बचना चाहिए। हाँ, पीएटी 3000 आना चाहिए क्योंकि उतना ही तो हमको चाहिए। मेरा रिक्वायर रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 30%। मतलब कितना है? 3000। तो मेरा पैट भी 3000 आना चाहिए। तो मैक्सिमम कितना बैड डेट्स में कंसीडर कर सकते, निकल सकता है? हाँ, बैलेंसिंग फिगर कितना है निकाल कर देखते हैं यार। पैट कितना लिखूं? 3000। ये तो फिक्स है भाई, ये 20,000 तो फिक्स है। 20,000 तो फिक्स है आपका। हाँ, देखो ये तो यार माल में तो आप प्रोडक्शन करोगे तो पैसा तो उतना ही लगेगा। मतलब ये तो 20,000 है, पर अभी यहाँ आया 3,000, ऊपर कितना आ जाएगा? 6,000। तो कितने रुपए का बेड रेट्स आप एक्सेप्ट कर सकते हैं? 15,000। कितने के पीछे? 1 लाख के पीछे। तो क्या परसेंटेज बता सकते हो? 14%। आंसर क्या दिया पहले का? 14%। ठीक है, मेरा क्यों निकला है ये बहुत आसानी से? बीच बीच में 20,000 डाला आपको, तो मैंने जानबूझ के ये 20,000 पहले निकाल लिया था। मुझे मालूम है कि फ्यूचर में मुझे जरूरत पड़ सकती, और आपने शायद सीधा उड़ा दिया होगा। कोई बात नहीं, हम मैनेज करते हैं उसको। अब बताओ भाई, ऐसे तो हम टेबल तो बना नहीं सकते, ये तो किसी को नहीं समझेगा। कैसे करें? एक इक्वेशन बनाते हैं ना। सबसे पहले लिखेंगे रिक्वायर रेट ऑफ रिटर्न। पहला नंबर पे कितना जाएगा? 30%। पहले आइडिया ले लेते हैं कि कैसे करना। रिक्वायर रेट ऑफ रिटर्न 30%। फिर हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकाल लेंगे। कितना निकल जाएगा? 3,000। फिर 3,000 आना चाहिए हमारा। क्या आना चाहिए? पैट। स्टार्ट कैसे करेंगे? 1 लाख से माइनस 80,000 माइनस एक्स। ऐसा कुछ करना पड़ेगा ना यार, और उसको आफ्टर टैक्स करेंगे। मैथ्स वाले लोग ध्यान दे, मेरी मतलब ध्यान ना दे, मेरी मदद करे। 1 लाख माइनस 80,000 माइनस एक्स। बेड डेट्स को एक्स एज्यूम कर लिया। ये कहाँ तक पहुंच गया? मैं यहाँ तक पहुंच गया। फिर तो 1 माइनस टैक्स, 1 माइनस 0.5। आना कितना चाहिए? 3,000। तो ये इधर चला जाएगा ना? तो ये कितना हो जाएगा? 6,000। एक्स उधर जाके 6,000 इधर माइनस हो जाएगा। 1 लाख माइनस 80,000 माइनस 6,000, 14,000। उन्होंने भी वैसे ही किया है, आप चिंता मत करो, उन्होंने भी एक्स लिखा। चलो स्टार्ट करें। अच्छा पॉइंट पूछा, स्टार्ट कर। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है डिग्री ऑफ बेड डेट। हम ये अचीव करके चल, हमें नेट गेन चाहिए नहीं, हमें 30% का रिटर्न चाहिए।
फर्स्ट में एग्जैक्ट मतलब तो यार अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के 2-3 हो सकते। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब ये है कि आप जो पैसा लगा रहे हो गुड्स में, उन पैसों को आप कहीं यूज करते तो उससे कितना कमाते। वही है ना, 80,000 रुपए का लिया था शायद, 80,000। अगर वो 80,000 इसमें नहीं लगाती तो पैसा फंस गया आपका, कहीं और यूज करते तो आपको कितना परसेंटेज मिलता। तो आपको मिल रहा 30%, 3,000 की कमाई हो रही। हाँ बस मैं कह रहा हूँ इसको यहाँ ना यूज करके इन पैसों को कहीं और यूज करते तो कितना कमाते। उतना अगर हम यहाँ से कमा रहे तो चल जाएगा। कौन सा 25%? हाँ, पॉलिसी को एडॉप्ट करने की वजह से जो पैसा कहीं कुछ और कमा रहे थे अब कमा नहीं पाएंगे। हाँ हाँ, ये क्या हो गया कि पहले जो पैसा ब्लॉक हो रहा था वो 50 दिनों के लिए हो रहा था, अब जल्दी पैसा रिलीज हो रहा है तो उसको कहीं और लगा के। हाँ, रिक्वायर रेट ऑफ रिटर्न कितना है जी? पहले हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकाल लें। 80,000 का कितने पीरियड के लिए? 1 पॉइंट डिवाइडेड बाय परसेंट आ गया 3,000। लेट एज्यूम bad debts x तो 1,00,000 माइनस x, फिर क्या कर दिया मैंने 1 माइनस टैक्स। टैक्स का रेट कितना है? 0.5। मुझे चाहिए कितना? x से 14,000 परसेंट bad debts इसी 14,000 डिवाइडेड बाय 14%। क्या क्वेश्चन खत्म हो गया? सर हम कर रहे हैं 5 मिनट में करके बता। पहले पर्सन
अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितना है? 12,000। ऐसा तो दिमाग में नहीं आ रहा है। 14% है 14,000। 12,000 के लिए कितना परसेंट? ऐसा तो कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर 41। वाई तो 40 कौन से पेज नंबर पर मिले? पढ़े। तो पेयर्स आर रेगुलर कस्टमर लिमिटेड and have approached the seller for extension of credit facility. Goods purchase करना on the past performance and on the basis of information supplied, the following pattern of payment schedule emerges in regard to slow payer. आपको पैसे ऐसे मिलते हैं, जितना भी सेल्स होता है उसका 15% आपको 30 दिनों में मिल जाता है, उसका 34% कितने दिनों में? 60 दिनों में, 30% 90 डेज में। देखा जाए तो रफली मेरे ख्याल से बहुत ये नहीं है। अगर मैं कहूँ कि आपका जो पैसा फंसता है, कितने का भी सेल्स होता, 15% उसमें से 15% कितने दिनों के लिए फंस जाता? 30 दिन। 34% पैसा 60 दिनों के लिए। पैसा ब्लॉक कितने दिनों के लिए? और कुछ पैसा तो मिलता ही नहीं है। 1% ऑफ बिल, मतलब यहाँ से क्या निकल जाएगा हमारा? बैड डेट्स। So payers wants to enter into a firm commitment for purchase of goods. गुड्स परचेज किया गया 2021-22 रुपए का, तब हमारा सेल्स कितने का हो जाएगा? अगर रफली बात करो तो सेल्स कितने का हो रहा है? 15 लाख। इसी फर्म के साथ कमिटमेंट हुआ था कि वो परचेस करेगा, मतलब हमारा सेल्स कितने का हो रहा है? 15 लाख। तो पेयर्स वांट्स टू एंटर इनटू फर्म कमिटमेंट फॉर परचेस ऑफ गुड्स फॉर रुपीज 15 लाख इन 21-22, डिलीवरी टू बी मेड इन इक्वल क्वांटिटी द फर्स्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर इन द कैलेंडर। क्या कहना चाहता है? कुछ बहुत ज्यादा ना इस क्वेश्चन में घुसने की कोशिश मत करो। 15 लाख रुपए का सेल्स हो रहा है, इसी फर्म के साथ आपने कमिटमेंट कर लिया, और जो 15 लाख रुपए का सेल्स हो रहा है वो उसका पैसा आपको इस तरह से मिलेगा। अच्छा, बैड डेट्स बता सकते हो? 15,000 कितने का निकाल रहे हो? 15 लाख का 1% कितना होता है? 15,000। प्राइस पर यूनिट ऑफ कमोडिटी, प्राइस कितना है? 150। और प्रॉफिट कितना है? 5। बता सकते हो कि कॉस्ट कितना लग रहा होगा? टोटल में बोलो, नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई कर। 15 लाख डिवाइडेड बाय 150 इंटू 145। 15 लाख 50
बहुत दिन हो गया था ना यार। 14,50,000। ठीक है याद है। आगे क्या लिखा है? इसके अलावा गुड्स डीलर दैट टेकिंग अप दिस कॉन्ट्रैक्ट, बोले ये कॉन्ट्रैक्ट को अगर हमको लेना है तो इसके लिए हमको एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ता है 5,000 रुपए पर एनम, मतलब 5,000 का और कॉस्ट लग रहा है। 14,50,000 तो लग ही रहा है, प्लस कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए कितने का खर्चा हो रहा है आपका? 5,000 का अलग हो। क्या ये डेटर से रिलेटेड खर्च है? जैसे बैड डेट्स डेटर से रिलेटेड, डिस्काउंट डेटर से, ये कॉन्ट्रैक्ट लेने का खर्च है। इस मैटर पे मैं बात करूंगा। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितना लेना है? Would you एज द फाइनेंशियल मैनेजर ऑफ सेलर बताना है कि हम क्रेडिट देना चाहिए, और कितना दिन लिया है 1 साल में। क्वेश्चन मैंने कहा ना, ये क्वेश्चन अलग है। सबसे पहले एक्सपेक्टेड प्रॉफिट की बात, कुछ तो दिया नहीं है पास्ट वगैरह कुछ। मुझे बताओ सेल्स कितना दिखाई देगा? 15 लाख। माइनस क्या करेंगे? वेरिएबल कॉस्ट जो भी होगा, कितना बताया था? प्रोडक्शन कॉस्ट 14,50,000 माइनस वो रिकरिंग एक्सपेंसेस कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए 5,000, वो आ गया। जो आया उसमें से क्या और कुछ माइनस, बैड डेट्स वो भी माइनस कर दिया। ठीक है, ये हो गया हमारा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। अब बचा क्या? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का ही खेल है सब कुछ। 15 लाख का 15%, 30 दिन के लिए ब्लॉक है 34%, 60 दिन के लिए 30%, तो एवरेज डेटर्स यहाँ अलग निकलेगा, यहाँ अलग निकलेगा, यहाँ अलग। ठीक, और उसके हिसाब से फिर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लेना पड़ेगा। एक बार टेबल चेक करो, पेज पलटाओगे तो उन्होंने टेबल बना रखा है। पहले उन्होंने 14,55,000 लिया, 14,50,000 प्लस 5,000, 14,55,000 का एक काम करो, 15% निकालो। टेबल देखोगे 21, ठीक है, और इंटू 30 डिवाइडेड बाय 365, जो भी आया होगा। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है 24%। ठीक है, फिर क्या किया उसने? 14 लाख, 15 लाख का नहीं, 14,55,000, 34% इंटू 60 डिवाइडेड बाय 365 निकलेगा, और फिर सबको ऐड कर दिया होगा, बस और कुछ नहीं। अच्छा, एवरेज कलेक्शन पीरियड का क्या मतलब होता है? एवरेज कलेक्शन पीरियड, हाँ सही बोल रहे आप। मैं जैसे 2 लोगों को माल, इनको 30 लाख का माल बेचा, इन्होंने 15 दिनों में पेमेंट कर। आपको 10 लाख का माल बेचा, आपने 45 दिनों में पेमेंट किया। ठीक, अगर मैं कहता हूँ ये 15-15 दिन में पेमेंट करते, आप 45 में पेमेंट करते हैं, तो अगर देखो तो एक बात बताओ, और इंटरेस्ट की मैं बात करता हूँ, मान लो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है 10%, तो क्या आप जैसे इसमें किया था वैसे सेल्स पर क्या आप इंटरेस्ट निकाल सकते हो? अभी निकाला है, कैसे निकालोगे? 30 लाख, एक साल में 360 दिन लेना, 30 लाख इंटू 15 डिवाइडेड बाय 360 इंटू 10%, 12,500 ये हो गया। ठीक है, और 10 लाख इंटू 45 डिवाइडेड बाय 360, किस्मत से आया। तो 20 लाख करो यार, मजा नहीं है, 20 लाख करो। अब वो आ गया तो कहोगे वाह, ऐसा होता है क्या? 20 लाख इंटू 45 तो 25,000, दोनों को जोड़ा 37,500। क्या ये एवरेज कलेक्शन पीरियड है? नहीं। क्या ये एवरेज कलेक्शन पीरियड है? नहीं। एवरेज का मतलब वेटेड एवरेज होता है। अगर इसको मैं बांटूं तो
30 लाख को मैं क्या ले सकता हूं, अगर वेट की बात करो, वेट आता है ना आपको 0.6 और 0.4 दिख रहा है ना, 0.6, 15 इंटू 0.6 करो, 15 इंटू 0.6 और 45 इंटू 0.4 18, इसी को बोला जाता है एवरेज कलेक्शन पीरियड, बोलते ना एवरेज कलेक्शन। अब एक काम करो, अब निकालो 50 लाख का 18 डिवाइडेड बाय 360, दिस इज, ये आया आपका एवरेज डेटर्स इंटू 10%, 25,000 आ रहा है। आ गया ना, आप एवरेज कलेक्शन पीरियड करो ना यार, ये एवरेज कलेक्शन पीरियड नहीं है, ये एवरेज कलेक्शन पीरियड नहीं है, मैं आपसे बोल रहा हूँ। मैं भाई डेज का एवरेज कर रहा हूँ, डेज का एवरेज करोगे, डेज का आ गया 15 इंटू 0.6 और 45 इंटू 0.4, तो एवरेज किया आपने प्लस करने के बाद तो कितना आ रहा है, वेटेड एवरेज कितना आ गया 27, दिस इज एवरेज कलेक्शन पीरियड। अब करोगे 50 लाख इंटू 27 डिवाइडेड बाय 360, सर अल्टीमेटली हम भी तो वेटेड एवरेज ही कर रहे हैं, आप वेटेड एवरेज ही कर रहे हैं। एक बार हिम्मत दे, ये टोटल मिलाकर 100% हो, इस दिन में मिलेगा कितना परसेंट पैसा, तो चलो कैलकुलेटर चलो, वेटेड एवरेज, एवरेज कलेक्शन पीरियड निकाल, तो 30 इंटू 0.15 एम प्लस में डाल दिया, 60 इंटू 0.34 ये भी एम प्लस में डाल दिया, 90 इंटू 0.3 ये भी एम प्लस में डाल दिया, 100 इंटू 0.2 ये भी एम प्लस में डाल दिया, MR 71.9 डेज, ये आया मेरा एवरेज कलेक्शन पीरियड। अब टोटल अपना कैसे कितना, 14,55,000, तो 14,55,000 इंटू 71.9 डिवाइडेड बाय 365 इंटू कितना परसेंट, 24%, सिंपल। भाई हम एवरेज कलेक्शन पीरियड निकाल रहे हैं, इसमें नहीं दिया तो हमने निकाल लिया, ठीक। मैं आपको एवरेज कलेक्शन पीरियड का मतलब समझा रहा हूँ, ये ऐसे नहीं होता, ये तो इंडिविजुअल दे रखा है। एवरेज का मतलब है कोई 10 दिन में, कोई 15 दिन में, कोई 25 दिन में, सबका हम एवरेज करके निकाल, ठीक है। चलो खैर रिसर्च नहीं करना है हमको, क्वेश्चन को ज्यादा अच्छा स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन। एक ही पॉलिसी है, क्वेश्चन ऑफ क्रेडिट पॉलिसी, इंक्रीमेंटल ही है मात्र, पास्ट का तो कुछ दिया नहीं है। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, सबसे पहले सेल्स कितना, 15 लाख माइनस कॉस्ट, कैसे निकला था 15 लाख, सेलिंग प्राइस कितना 150 तो 145, लाख 50,000, और इसमें से और एक कॉस्ट कौन सा है, ये रिकरिंग एक्सपेंसेस है किसी चीज, कॉन्ट्रैक्ट लेने, 5,000 माइनस क्या करेंगे, बेड डेट्स
15 लाख का कितना परसेंट बोला है? तो 15। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट माइनस क्या करोगे? बनाए वर्किंग नोट। मैं ICAI जैसा पहले करूँ, नॉर्मल जैसे उन्होंने डीवीज। कितने बार पैसे, कितना कितना बिल है उसका? टोटल 4 बिल है ना, अलग अलग दिन। 5 करोड़। यहाँ बिल का कितना पैसा है? 15%। 30%। 30 है। लोगों ने जो कॉस्ट ऑफ सेल्स है ना, 14,50,000 तो लिया है, साथ में और कितना? 5,000 रिकरिंग एक्सपेंस। डेटर से रिलेटेड खर्चे कभी भी कॉस्ट ऑफ सेल ऐड नहीं। जैसे बैड डेट्स हो गए, आ गए 14,55,000। पहले हम कॉस्ट सेल्स 0.15 क्या गए? 21850। और डिस्काउंट कॉस्ट ऑफ सेल्स कभी नहीं हो। हाँ हाँ, वो हम देख ले रहे। बोलो इसके बाद बिल कितने का? 14,55,000 का 34%। 94,5 हमको ACP पहले लिखना था तो हम भूल गए। वो ACP नहीं है एक्चुअल में, उसको आप एवरेज कलेक्शन बोल दो चलेगा, पर्टिकुलर इस डेट का है अलग अलग। पर फिर भी ठीक है, ICAI के हिसाब से कितना कितना दिन दिया उन्होंने? 30, 60, 90। अब आ जाएगा इन्वेस्टमेंट लेटर्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स इन डिवाइडेड बाय 365। कितना कितना आ रहा? 106
107 अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लेना है 24 5 195 5 ये सही नहीं लिखा ना टोटल बोलो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 6 6 8 नेगेटिव आ गया भाई नेट गेन खास बात थी बच्चे इस बात से डर सकते ये वाला क्वेश्चन क्रेडिटर्स मैनेजमेंट क्रेडिटर्स क्रेडिटर्स मैनेजमेंट के टोटल कितने क्वेश्चन है एक यही वाला अरे यूं हो जाएगा पर अभी नहीं तो सर ठीक है ये वाला क्वेश्चन मैं होमवर्क दूंगा पर एक बार रीड कर देता है टीएम लिमिटेड A manufacturer of color TV sets is considering the liberalization of existing credit term और आपके पास 3 कस्टमर है बड़े कस्टमर ए बी और सी The credit period and likely quantity of sets that will be sold to the customer in addition other sales जो कस्टमर ए है ना भाई साहब उसको आप कैश में माल बेचो तो कितना यूनिट ले जाता है 10,000 उसको थोड़ा लालच दो चलो मैं हमको 30 दिन के लिए आपको उधार देते तो कितना ले जाएगा फिर थोड़ा लालच देते 60 दिन के लिए तो मैं तो ले जाऊंगा 10 चाहे उधार दो चाहे कस्टमर बी की बात करो 0 पीरियड के लिए 10 थोड़ा सा पीरियड बढ़ाएंगे 15 और थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो 20 और थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो 25 मतलब ज्यादा उधारी का शौक है इसको और सी थोड़ा सा अड़ियल टाइप का है उधार दोगे तो ले जाऊंगा नहीं तो नहीं ले जाता तब 0 में कुछ नहीं इसमें कुछ नहीं इधर 10 और इधर 15 इट मीन्स क्रेडिट पीरियड दिख रहा था ना पहले एक ही था तो हमारा था कि 0 30 4 पॉलिसी बन जाती थी और इस बार तो इसके लिए 4 इसके लिए 4 इसके लिए तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट वो सारा
जैसे ए है तो उसके लिए 4 आ जाएगा, सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक, सेलिंग प्राइस टीवी का कितना है? 15,000। कंट्रीब्यूशन कितना है? तो वेरिएबल कॉस्ट कितना हो गया? 50%, बोलने वाली बात ही नहीं। और कॉस्ट ऑफ कैरिंग रिसीवेबल एवरेज 20% पर एनम, ये क्या हो गया? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द क्रेडिट पीरियड टू बी अलाउड टू ईच कस्टमर। मतलब पहले हमको ए के लिए बात करना पड़ेगा। अब सोच के देखते हैं, ऐसा कॉलम बना लेंगे, मान लो ए के लिए 4 कॉलम बन गया। एक्सपेक्टेड क्या निकालना? प्रॉफिट। सबसे पहले क्या आएगा? सेल्स 10,000 इंटू 15,000, 10,000 नंबर ऑफ यूनिट्स इंटू 15,000। तो सेल्स तो सब में बराबर आएगा, माइनस क्या करोगे? वेरिएबल कॉस्ट, ये भी हो जाएगा। वेरिएबल कॉस्ट के बाद क्या बचा हमारा? वेरिएबल कॉस्ट सेल्स माइनस बैड डेट से क्या नहीं, डिस्काउंट है क्या नहीं, तो बस फिर क्या निकाल लोगे? एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। फिर यहाँ से माइनस क्या करोगे? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, पहला लगेगा ही नहीं, 0 आ जाएगा। दूसरा निकाल लेंगे, जो वेरिएबल कॉस्ट है इंटू 30 डिवाइडेड बाय 360 का 20% का काम हो जाएगा। फिर ऐसे बी का करोगे, सी का करोगे, ऐसा क्वेश्चन आना नहीं है बड़ी मैट का, इसलिए मैंने आपको समझा। ठीक, बाकी मुश्किल भी नहीं है। तो आरटीपी में तो डाला था। अब सुनो, पी की बात। अच्छा एक बात बताओ, एक बात सोच समझ के बोल, कोई बैड डेट्स का चक्कर नहीं, कोई कलेक्शन, बिल्कुल दिमाग चलाओ। ए में हमारा कौन सा सबसे अच्छा आएगा? ए को माल बेच रहे हैं हम लोग, अगर हम उधार नहीं देते तो कितना यूनिट मिल जाएगा? है ना यार? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कुछ तो है ही नहीं है। जो पैसा ब्लॉक होगा वो यहाँ होगा, बाकी कंट्रीब्यूशन तो एक जैसे ही है। अगर हम कैलकुलेशन ना करें, दिमाग चलाए, तो ए के लिए तो हमेशा कहेगा भैया कैश दो, ज्यादा अच्छा है। ठीक है, क्या बी के लिए कुछ और भी आ सकता है? हाँ, बी के लिए कितना आ सकता है? मान लो 60 दिन आ सकता है ना यार। ठीक है, तो बी के लिए को हम 60 दिन के लिए उधार देते तो कितना यूनिट्स ले जाता है वो? सी के लिए भी आ सकता है। सी के लिए कितना आ गया? मान लो इसके लिए भी कितना आया? 60 दिन। ठीक, आप कौन हो? ए। आप कौन हो? सी। आपका, आपको मुझे कितने दिन के लिए उधार देना चाहिए? 60 दिन के लिए। आप कितना यूनिट्स ले जाओगे? और आप कितना ले जा रहे हो? और आपके लिए बेस्ट मेरे लिए क्या आ रहा है? कैश। दोनों दुकान से निकल के आपस में बात करते हैं। इन्होंने कहा यार मैं तो 10,000 यूनिट खरीदता हूँ, मुझको तो कुछ उधारी उधारी नहीं मिलता, और आप तो सी हो, आप क्या बोल रहे हो? इसको गुस्सा किसको है? पहले उंगली खड़ी कर दी, अब बक्का आएगा। तो ये प्रॉब्लम आएगा सर। इतना इतना इस सब बातें बताने के पीछे उद्देश्य क्या? कोई उद्देश्य नहीं है। आप क्या करना, आप सीधा सीधा क्या निकालोगे? आप कौन सा अच्छा है, मेरे ख्याल से आराम से हो जाएगा। ये आपके लिए होमवर्क, और ये कौन सी कॉपी में? होमवर्क कॉपी में करना, सिंपल क्वेश्चन है। वैसे वाला क्वेश्चन 46 वैसे वाला है। 46 के साइड में उस पेज में देखो कुछ लिखा हुआ, 46 अगर आपके पास आ गया तो कुछ कहानी लिखी हुई है। इस तरफ देखो 46 का सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन के प्रॉब्लम क्या था? अगर एक 1,000 टीवी सेट लेगा, आया समझ में? क्वेश्चन ये है कि आपने आपका, हाँ आपका आपने निकाल तो लिया कि ए के लिए ये अच्छा है, बी के लिए अच्छा है, तो वो कह रहा है कि ठीक है भैया। अब बताओ कि अगर हम अडॉप्ट करते तो क्या प्रॉब्लम हो सकती? प्रॉब्लम ये हो सकती कि मोहित को बुरा लगेगा, बाकी और कुछ नहीं है। थियोरेटिकल क्वेश्चन है, देख लेना।
है कुछ? क्या 47 आपके से हो सकता है? देखा, ध्रुव ने कहा कि सर मैं खुद होमवर्क लेता हूँ, होमवर्क वो कॉपी में। आप कहोगे 49 भी होमवर्क दे दो सर, जैसे आप बोलो। देखते ही आपको लग रहा होगा ये तो देखा देखा। फिफ्टी थ्री। 53 पे आ जाओ डिस्कस। GT Limited taking account the revision of its policy with a view to increasing its sales and profit। अभी जो हम माल बेचते हैं कितने मंथ क्रेडिट पे बेचते हैं? 1 मंथ। कंट्रीब्यूशन कितना है? 40%, है ना? लिख देता हूँ भाई, 2/5 समझ में नहीं आता तो 40%। मतलब वेरिएबल कॉस्ट कितना है? 60%। और एडिशनल फंड रेजिंग कॉस्ट 20%। तो ये कौन सा कॉस्ट हो गया? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। The marketing manager of the company has given the following option along with the estimate। सबसे पहले सेल्स दे दिया है, करंट पोजीशन ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 ऑप्शन, नॉर्मल क्वेश्चन हो गया भाई ये लोग। 40 लाख 42 लाख 44 लाख, इसमें से माइनस क्या करोगे? वेरिएबल कॉस्ट। और ये वाला कॉस्ट ऑफ क्रेडिट कलेक्शन एक्सपेंसेस वगैरह का होगा 24 से 26, ये भी माइनस कर दो। बैड डेट्स भी माइनस कर दो, तो जो आएगा वो क्या आ जाएगा? एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। क्रेडिट पीरियड दिया तो माइनस क्या करोगे? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालो कि बात खत्म हो जाएगी, बिल्कुल सिंपल। इंस्टीट्यूट ने एकमात्र गलती किया है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट उन्होंने सेल्स पे निकाल। हम कॉस्ट ऑफ सेल्स, अगर सेल्स नहीं, अगर कॉस्ट ऑफ सेल्स नहीं निकाला जा सकता तो सेल्स है ना यार, अगर नहीं होता तो पक्का मैं सेल्स। ये क्वेश्चन हो पक्का कॉस्ट ऑफ सेल्स पे निकालें। हम एक ही क्वेश्चन के लिए थोड़ी ना अलग कॉन्सेप्ट। और इसमें भी कुछ स्पेशल नहीं हो। हाँ, कुछ भी स्पेशल। ओके, तो देखा जाए तो डेटर्स मैनेजमेंट खत्म हो गया, पर इसमें एक टॉपिक है फैक्टरिंग, वो मुझे अभी आज समझ देख लेंगे 10 मिनट का, फिर फैक्टरिंग समझेंगे क्या है। फैक्टरिंग समझते समझते अपना टाइम हो। फैक्टरिंग ऐसा है कि लोग छोड़कर जाते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा टेक्निकल माना जाता है, पर ऐसा नहीं है, धीरे धीरे करेंगे हो जाएगा। उसमें कुछ एक प्रोसेस है, वो प्रोसेस बता दूंगा तो आपको देख। और कल से कल एक आध दो क्वेश्चन करेंगे क्योंकि फैक्टरिंग के बुक में मुझे जो क्वेश्चन चाहिए वो क्वेश्चन है नहीं। ठीक है दो दो क्वेश्चन है, पर मैं बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन मुझे चाहिए, थोड़ा सा टेक्निकल। तो मैं आपको व्हाट्सअप करूंगा क्वेश्चन, आपको बताऊंगा। आप या तो कल डिस्कस करेंगे या फिर आपसे बन जाएंगे, कल डिस्कस कर लेंगे वो क्वेश्चन। और फैक्टरिंग के अलावा कल ही स्टार्ट करेंगे हम कैश बजट, लास्ट कैश मैनेजमेंट वही बचा हुआ है, इसके अलावा सब हो गए। तो कैश बजट में आज का डे कौन सा है? आता है एग्जाम। कैश बजट बाद कम से कम 2 क्लास कैपिटल, कोशिश कर रहे हैं जितना जल्दी हो। ठीक है, 10 मिनट का ब्रेक और फिर कैपिटल फैक्टर।
बैलेंस शीट में जैसे ये बैलेंस शीट बनी, बैलेंस शीट में हर एक तो फिक्स एसेट्स के अलावा स्टॉक होता है, और क्या होता है, डेटर्स होता है, कैश होता है। फिक्स एसेट्स को गिरवी रख के पैसे उधार लिए जा सकते हैं। स्टॉक पे भी पैसा मिलता है, कैश तो कैसी है। क्या डेटर्स, मैं किसी बैंक के पास जाकर ये बोल सकता हूँ कि मुझे पैसे मिलने वाले हैं डेटर्स से, प्लीज उधार दे दीजिए, जो भी बोल सकते हैं। एक ये तरीका कि आप बैंक से उधार ले लो, और एक तरीका है इसका नाम है फैक्टरिंग। मतलब डेटर्स से कुछ और भी, इसको मैं किसी और को भी देके पैसे ले सकता हूँ, और जिसको देता हूँ उसको बोलते हैं फैक्टरिंग एजेंसी। अंतर क्या रहेगा मैं आपको बता रहा हूँ। कभी पोस्ट पैड चलता था, पोस्ट पैड भी चलता है। पोस्ट पैड मतलब समझ, बिल, जो पैसा देना है, बात है ना, इस महीने का बिल अगले महीने पेमेंट कर। एयरटेल की बात कर लो, तो जैसे बंद हो जाता है, जैसे अब हो गया, एक महीना पूरा हो गया, अब हमको बिल पैड करना है, बिल पैड नहीं कर रहा है, तो फोन वोन आते हैं कि हाँ आपका बिल ड्यू है, आपने पेमेंट क्यों, सीधा कट कर देते हैं, फोन आता है। तो फोन एयरटेल वाले करते हैं क्या, फोन कौन करता है? एक्चुअल में सुनो मेरी बात को, एयरटेल की अगर बात करो तो यार साल भर में जितने भी कस्टमर्स है, क्या लगता है कितने रुपए का बिल रेज करते हुए, बिल कितने रुपए का रेज होता है अप्रोक्स? लाखों में, लाखों भी कम बोल दिया, करोड़ों में। मान लो कि एक रफली बोल रहा हूँ, 1200 लाख रुपया का बिल रेज हुआ साल भर में। और क्रेडिट पीरियड ऑन एन एवरेज हर महीने का बिल बता सकते हो, ऑन एन एवरेज हर 100 लाख, 100 लाख। तो 100 लाख का जो यहाँ बिल है वो कब पेड होगा, अगले महीने में। तो क्या यहाँ आउटस्टैंडिंग रहेगा, ये 100 लाख कब वापस मिलेगा आपको, अगले महीने। पर अगले महीने तो 100 लाख रुपए फिर से फंसा, तो ये 100 लाख रुपए एयरटेल को कभी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मतलब हाँ तब तक नहीं मिलेगा। और जब उसको हटाओगे तो क्यों, जब लाइन ही कट गई काहे का, बिल काट दे भाई। समझ रहे हो ना, एक महीने हुआ, अब दिल नहीं है यार, अब रिव्यू लगाना है, तो उसको लटका देंगे हम एयरटेल वाले को, क्या कर लेगा। ठीक है, तो बहुत आप ईमानदार हो, पर कोई ना कोई तो दुनिया में ऐसा मिलेगा, 50% लोग, एक महीना हुआ बिल नहीं पटाना है, और रखना भी नहीं, आपकी सर्विस भी नहीं चाहिए, क्या करोगे, आओ पैसे ले जाओ और ये काट कर ले जाओ, ऐसा तो अभी बहुत डिफाल्टर लोग रहते, बोलते छोड़, आओ ले जाओ, नहीं नहीं भी ले जाओगे तो क्या कर लो, क्या समझ रहे हो। इट मीन्स ये पैसा लगभग आपका ब्लॉक होता है, ब्लॉक हो गया, कितना करोड़, कितना लाख ब्लॉक हो गए, 100 लाख। अब यह प्रॉब्लम ये है कि इस 100 लाख से, ये तो पैसा ब्लॉक है, क्या इसको हमें कैश में कन्वर्ट कर सकता हूं क्या यार? एक तरीका है कि आप बैंक से पैसा ले सकते इन 100 लाख पे, दूसरा तरीका, क्योंकि प्रोसेस चलते रहता है, दूसरा तरीका है कि मैं किसी और को पकड़ूं, जैसे मैंने आपको पकड़ा, मैंने कहा भाई ये 100 लाख रुपए फंसा है, ऐसा है कि मिलते रहता है, ठीक है, जैसे जैसे मिलते रहता है आपको भी कमीशन मिलते रहेगा, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना, मैं आपसे पैसे ले लूंगा, आपसे पैसे, कलेक्शन की जिम्मेदारी आपकी, हर महीने आप ही कलेक्ट कर, ठीक है। तो इनसे कितना रुपए ले लिया मैंने, 100 लाख, 100 लाख तो नहीं देंगे ये, कि भैया पता नहीं पैसा मिलेगा कि नहीं, आपसे मैंने 80 लाख रुपए, 20% आपने रिजर्व ले लिया, आपने कितना दे दिया, 80 लाख, उस पे, और कलेक्शन कौन करेगा, एयरटेल करेगा कि फैक्टरिंग एजेंसी, फैक्टरिंग एजेंसी, टेंशन खत्म, आप ही कलेक्शन करना, बदले में मैं आपको कमीशन दूंगा, और भी बहुत कुछ है। तो मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो जो पैसा ब्लॉक होता है ना डेटर्स पे, उसको आप कैश में कैसे कन्वर्ट करो, मुख्य उद्देश्य यही, बाकी और एक तो नॉर्मल तरीका है बैंक से, और दूसरा है फैक्टरिंग एजेंसी, ठीक है। इसमें आता क्या है
इसमें 2 टॉपिक है जो हमको कवर कर, लिख लो। फर्स्ट, इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग। सेकेंड, वैल्यूएशन ऑफ फैक्टरिंग। तो सबसे पहले लिखोगे इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग, हेडिंग डालोगे। छोटा सा टॉपिक है। इफेक्टिव ऑफ फैक्ट, फॉलोइंग आर applied calculate effective cost of फैक्टरिंग। बहुत सारे बच्चे छोड़कर जाते हैं मुश्किल टॉपिक, और बस यही हम में और उनमें यही फर्क रह जाएगा। बस इसको अच्छे से करना। क्वेश्चन बुक में ज़्यादा है नहीं, 2-3 क्वेश्चन है, पर मैं आपको और दूंगा। स्टेप नंबर, कैलकुलेट नेट एडवांस टेकन, नेट एडवांस एवरेडेटर्स। ये सब समझाऊंगा, है ना, इस बार पहले लिखवा देता हूँ। माइनस जो आया उस एडवांस ट्रस्ट जो आया उसका नेट एडवांस टेकन। हो गया स्टेप 1। अब लिखोगे स्टेप नंबर 2। 3 स्टेप में काम। स्टेप नंबर 2, नेट कॉस्ट फैक्टरिंग।
कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग, डेट्स, कॉस्ट, बेनिफिट फैक्टरिंग लिखोगे, फैक्टरिंग, बेनिफिट। क्या किया सेविंग्स, मतलब यार फायदा ही हुआ, क्या करे, किसको काटना ही है, कम से कम काटना चाहिए, कॉस्ट को काट के यहाँ के लिए। अब बेनिफिट लिख देंगे, और नेट कॉस्ट, टिप नंबर 3 लास्ट, फैक्टरी फैक्टरिंग, फैक्टरी कॉस्ट इज नेट कॉस्ट डिवाइड नेट एड, कैसे पढ़ाना बिना एग्जाम, बैठ के होता नहीं, कॉमन सेंस। चलो हिम्मत दिखाए, एक एग्जांपल करते हैं कॉन्सेप्ट समझने की। नेट कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग, मेरे पास एग्जांपल के लिए कुछ बचा नहीं है, किसी ना किसी क्लास का तो, क्योंकि ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है तो एक और समस्या और ग्लोबल का तो नाम ले ही सकता हूँ अपना अब तो ग्लोबल वैसे भी सब बात कर ही सकते हैं।
तो बात करते ग्लोबल की। वहाँ मैं पढ़ाता था और सर सीए की क्लासेस चलती थी कि, और हमारा ऐसा था कि बैच 3 महीने में खत्म होती थी। ठीक है ना, बिल्कुल ध्यान से समझ। इट मीन ऐसा था कि साल भर में कितनी बैचेस होती थी? 4। 3-3 महीने में खत्म हो गई। यहाँ से स्टार्ट होगी तो एक बैच यहाँ खत्म होगी, फिर यहाँ से स्टार्ट होगी तो यहाँ, और फिर 3 फिर 4। ठीक, 1 2 3 4 बैच चलती थी साल भर। फिर साल भर में जो था 3-3 लाख रुपए की बैच थी। 3-3 लाख रुपए से यहाँ 3 लाख रुपए, यहाँ 3 लाख रुपए, यहाँ 3 लाख। मैं अपनी बात कर, तो इस तरह से साल भर में मेरे पास पैसा कितना आता था? ठीक, तो इसका मतलब सर देखा जाए, अच्छा बच्चों से पैसे कैसे वसूल करते थे सर, ये भी बता दो। बैच कब खत्म होती थी? 3 मिनट। तो यहाँ बैच स्टार्ट हुई, तो हम लोगों की पॉलिसी थी पैसे हम आपसे, जब आप पूरी तरह से संतुष्ट हो जाओगे उसके बाद पैसे देना, फीस। ठीक, तो ये हमारी वहाँ पॉलिसी थी। तो बता सकते हो कि मेरा पैसा मुझे जो मिलता था वो कब मिलता था? 3 महीने बाद। फिर यहाँ जो बैच स्टार्ट होगी 3 महीने बाद। तो अगर मैं कहूँ कि क्रेडिट सेल्स, साल भर का क्रेडिट सेल्स कितना है? 12 लाख। ठीक, और उधार क्रेडिट पीरियड कितना है हमारा? तो बोलेंगे हम एवरेज कलेक्शन पीरियड 3 एवरेज डेटर्स निकालने में कोई दिक्कत की बात है क्या? नहीं। एवरेज डेटर्स कितना आएगा? 3 लाख। ओके, पैसे कब वसूल करते थे? और आपके विचारों से क्या लग रहा है, पैसे पूरे मिल जाते थे? बैड डेट्स, पैसा डूबता भी था। सर तो जिनको जो पैसे डुबा सकते उनको बैठालते क्यों थे आप? वो कैसे पता लगेगा? पता कैसे लगे? बैड डेट्स, तो कितना % पैसा डूब जाता रहा होगा आपको? करीब 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 4% का बैड डेट्स। 12,000 हर एक बैच। तो 12,000 12,000 साल भर में कितना डूबता था? 48। यहाँ तक जैसे तैसे कहा। और फिर सर पैसे के लिए आप बोलते थे क्या? हाँ, वसूली नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता था बोलना। मैंने एक लड़का बैठा था, ठीक है, नहीं, मेरा खुद का लड़का था, उसको मैं सैलरी देता था। अच्छा, तो सर उसका खर्चा आप उठाते थे, उसको मैं मैनेजमेंट एक्सपेंसेस बोल दूं? एडमिनिस्ट्रेशन, वही आपको बुक भी इश्यू करता था, वही बच्चों से पैसे भी वसूली का काम करता था। मैनेजमेंट एक्सपेंस, ये वीडियो अगर इसका मैनेजमेंट एक्सपेंस, तो उसको कितना रुपए देते थे? क्या लगता है क्या रहा होगा उसका? 20,000 रुपए पर एनम। साल भर का उसको कितना देते थे? 20,000। जैसे तैसे जिंदगी चल रही थी। उसके बाद मैम आई, पवन सर टाइम पास मत करो, पढ़ाओ आप बस। उनका पैसे, बोले हम है ना, हम वसूल करेंगे। और मैंने कहा पैसा डूबा तो? बोले हमारी जिम्मेदारी है, आपको टेंशन नहीं लेना। इट मीन्स मैंने कहा मेरा कोई टेंशन ही नहीं। बोले टेंशन नहीं है, आपकी बैच की बैच रहने दो, आप बच्चों को बोलो भी मत फीस के लिए, आपका कोई काम नहीं, वो सब हम देख लेंगे। वाह, लॉटरी लग गई मुझे। और मैंने कहा मेरा पैसा डूबेगा तो नहीं? बोले डूबेगा नहीं, रिकोर्स बेसिस पे। सर क्या बोले? 2 चीजें आएगा, रिकोर्स और एक आएगा नॉन रिकोर्स। कभी नाम सुना है? चलो तो अभी मैं नाम भी नहीं लेता हूँ, कर लूंगा, ठीक है। अभी मैम का कहना पैसा डूबा तो वो हमारे मेरा ऐसा था कि 12 लाख। अब देखते हैं ना, क्या अभी मेरा अनुमान है पास्ट के हिसाब से कि यार ये सिचुएशन। तो मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने कहा मैम बदले में कुछ ना कुछ तो लोगे? बोले सर कमीशन लेंगे बस थोड़ा सा। तो मैंने कहा मुझे कमीशन लोगे? तो मैम क्या लेने वाली? कमीशन।
कमीशन, कमीशन कितना है? 5%। ठीक, कमीशन किस चीज के लिए लिया जा रहा है? पैसे का। कमीशन ही तो जाएगा यार। ठीक है, ओके, तो ये हो गया। अब मैंने कहा मैम यहाँ बैच कितने किया? ठीक है, बैच कहाँ से स्टार्ट हुई? यहाँ। पैसे कलेक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी? मैं किससे पैसे लूंगा? मैम से। मैंने मैम से कहा मैम पैसे, यहाँ बोला, बोले यहाँ क्यों, यहाँ दूंगी ना मैं। तो मैं, मेरा घर कैसे चलेगा यार? कुछ तो दो यार, एडवांस के रूप में कुछ तो देना पड़ेगा यार, घर कैसे चलेगा? सबसे बड़ी बात ये है। बोले सर पहले कैसे चल रहा था? मैंने कहा पहले का छोड़ दो, पर अब तो यार देना चाहिए आपको, बैच आपके सामने खड़ी है। बोले ठीक है सर, हम देने को तैयार है, पर हम पूरा नहीं देंगे, 80%, हम 20% रिजर्व रखेंगे। तो रिजर्व कितना आ गया? 20%। तो बोलो मैम मुझे कितना देगी? 3 लाख का कि 12 लाख? 3 लाख का। 12 लाख का तो बिल्कुल नहीं देना, आप भी समझदार, वो तो भगा देगी। 3 लाख का कितना परसेंट? 20%। कटने के बाद कितना? मैंने ठीक है मैम, 2,40,000 कब देने वाले, कहाँ देने वाली मैम मुझे? हाँ, लेकिन सर बोले एक बात तो सुनो। बोले हम आपसे इंटरेस्ट चार्ज। मैंने कहा क्यों इंटरेस्ट? बोले सुनो सर, वैसे तो पैसे आपके यहाँ बन भी नहीं रहते, बैंक से जाते तो आपको इंटरेस्ट लगता ना। बोले इंटरेस्ट तो चार्ज करेंगे। इंटरेस्ट? इंटरेस्ट कितना? बोले ज्यादा नहीं, 18% पर है। 18% किस पे लगेगा? कि पूरे 12 लाख पे? है ना यार भाई, मैं क्या सीए किया हूँ, मैं 12 लाख पे क्यों दूंगा यार? ठीक है, मैं भी तो सीए किया हूँ। अब यार मैम ने इतना कुछ कैलकुलेशन करके बताया, मेरा दिमाग खराब हो गया कि मैं करूं मैम का ऑफर एक्सेप्ट कि नहीं करूं, समझ में नहीं आया। मुझे बताओ कि फायदा क्या दिख रहा है मुझे? बेड डेट्स बचेगा मेरा, ठीक है। ये लड़के को रखूंगा कि उसको तो भगा दूंगा मैं? ये बच गया पैसा, लग क्या रहा है? इंटरेस्ट को तो बात मत करना, क्योंकि मैं पैसे जो मुझे यहाँ मिलने, अगर मैं मान लो जब मेरा खुद का चला रहा था ना, तो मैं बैंक से भी पैसे उधार लेता था। अगर मैं इंटरेस्ट की बात करूंगा तो इंटरेस्ट की भी बात कर लेंगे लास्ट में, पर इंटरेस्ट भी लग रहा है अभी देखा जाए। सवाल बस है कि मुझे मैम का ऑफर एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं। पैसे वसूली का 12 लाख का कि 3 लाख? पहले ये एग्जाम्पल लिख, पहले पहले एग्जाम्पल लिख लेते है ना, फिर बात करेंगे कि मैम की बात माना जाए कि नहीं। इफेक्टिव कॉस्ट क्वेश्चन मार्क, पहले एग्जाम्पल लिख।
एक्चुअली में ना प्रॉब्लम क्या है पता है? प्रॉब्लम है कि मुझे यहाँ पैसे चाहिए स्टार्टिंग में। कोई तरीके हैं, या तो मैं बैंक से जाकर बात करूं, कोई फ्री में तो देगा नहीं, या तो मैं मैम से बात करूं। बैंक से जाके बात करूंगा तो भाई साहब मुझसे इंटरेस्ट लेगा, पर क्या कलेक्शन का काम वो करेगा? नहीं। पर यहाँ फैक्टरिंग एजेंसी से बात करूंगा तो कलेक्शन का भी काम कर रहा है वो, नो डाउट कमीशन ले रहा है पर काम भी तो कर रहा है। तो यही सब मुझे देखना है। तो बैंक से किस रेट पर इंटरेस्ट, किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसा मिल रहा है वो मैं बाद में बता रहा हूँ। सबसे पहले मैं फैक्टरिंग सर्विसेज से लेकर तो देखूं पैसे। चलो स्टार्ट कर रहे हैं हम। हमको निकालना इफेक्टिव कॉस्ट, हमें परसेंटेज में, इफेक्टिव कॉस्ट कभी भी परसेंटेज में निकाल। ओके, तो पहला काम, हाँ नहीं नहीं, मैं अलग अलग, दोनों पॉइंट अलग अलग। एक कलेक्शन एक एजेंसी हो गई, वो अलग है, और बैंक अलग है मुझे। हाँ नहीं 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 नहीं, बैंक और मैम अलग है। बैंक और मैम, मैम है फैक्टरिंग एजेंसी। अब सवाल ये है, इनसे पैसे लूं कि आपसे पैसे लूं? मुझे आज पैसे चाहिए। मेरा जो पैसा ब्लॉक हो गया ना, ये पैसा किनके पास ब्लॉक हो गया? बच्चे। बच्चे दे नहीं रहे पैसे। अब मेरा बच्चे पैसे देंगे, पर कब देंगे? लास्ट में। तब तक तो मुझे ये पैसा चाहिए। तो ये पैसा मैं बैंक वाले के पास गया, मैंने कहा भैया 3 लाख रुपया आने वाला है 3 महीने बाद, बैंक वाला मुझे उधार दे सकता है? एक तो या तो उनसे उधार ले लूं, या तो मैम से बात कर लूं। बस क्वेश्चन बस इतना। तो पहले मैं बात किससे कर रहा हूँ? फैक्टरिंग एजेंट, फैक्टरिंग से बात कर। चलो तो स्टार्ट कर रहे हैं। मैं निकालना फैक्ट्री कॉस्ट पड़ेगा अगर हम फैक्टरिंग। सबसे पहले लिखोगे स्टेप नंबर, एट ना पैसा मिलेगा। सबसे पहली बात, साल भर का बैच कितने का है? 12 लाख। तो 3 महीने का कितना? तो हमें सबसे पहले निकालना पड़ेगा एवरेज रेटर्स। और ये अब यहाँ सिर्फ सेल्स पे, क्रेडिट सेल्स। तो 12 लाख डिवाइडेड बाय 12, कितना आ गया? 3 लाख। तो मैम से कहा मैम मुझे ना 3 लाख रुपए चाहिए, क्योंकि मेरी तो बैच है ही, दिख रहा है आपके सामने। मैम का कहना है कि सर हम पूरा नहीं देंगे आपको, कुछ रिजर्व रखेंगे। माइनस रिजर्व कितना परसेंट? तो 3 लाख का 20%। तो मुझे कितना चाहिए? बस मैम 2,40,000 दे दो कम से कम। सबसे पहले कमीशन। तो मैम कमीशन अभी क्यों ले रहे हो भाई? अब ऐसा मुझे दे दो, जब आप वसूल करोगे तो उसमें से कमीशन रख लेना। बोले नहीं सर हमारी पॉलिसी की कमीशन एडवांस है। तो मैंने कहा कैसे करोगे? तो कुछ नहीं सर, 2,40 में से काट लेंगे। कभी ब्याज पर पैसा उठाया मार्केट से? जब कच्चे का पैसा समझते, कच्चे का पैसा इट मीन्स अनसिक्योर्ड लोन। जब आप किसी से उठाने जाते, सामने वाले ने आपसे कहा कि हम महीने भर का 5% लेंगे, तो आपने 10 लाख उठाया, 10 लाख का 5% कितना होता है? नहीं इतना कम नहीं होगा, 50,000, 50,000, 50,000। ये 50,000 इंटरेस्ट कब देना होता है? ऐसा चलता नहीं है, वो तो 10 लाख में से काट लेगा। हाँ, मार्केट बहुत जालिम है, वो 10 लाख में से तुरंत काट के 9,50,000 ही देगा। ये चलता है मार्केट। हाँ ऐसे ही चलता है बेटे, ऐसे ही चलता है मार्केट में। कितना? तुरंत तुरंत फटाफट से 2,40,000।
इनका कमीशन। तो मैम ने क्या कहा लास्ट में कि अभी, बोले अभी काट के देंगे। चलो काट लो भाई कमीशन। कमीशन किस लिए दिया जा रहा है? रिकवरी के। रिकवरी क्या 240 की हो रही है? नहीं, रिकवरी कितने की हो रही है? 3 लाख। 12 लाख की तो बात भी मत करना, जब आप पैसे ही नहीं दे रहे हो 12 लाख, तो 12 लाख की बात क्यों करोगे? ठीक। कमीशन कितना, मैं पर्टिकुलर 3 महीने का निकाल रहा हूँ पूरा की पूरा। तो यहाँ कितना आ जाएगा यार? 3 लाख का 5%, बोलो कितना बचा? एडवांस। अब मैम का कहना है सर 18% इंटरेस्ट। मैंने कहा मैम देखो यार, यहाँ लगता है यार, देखो पूरी बैंक देख लो आप घूम कर, जिस दिन जाते हो लोन के उसी दिन इंटरेस्ट ले लिया जाता है। मैंने कहा मैम क्यों भाई ऐसा क्यों? बोले मार्केट में घूम लो, मार्केट में इंटरेस्ट तुरंत ही काट लिया जाता, ये सच है। किसी से भी बात करना आपको मैं, तो भाई काटो इंटरेस्ट, अप फ्रंट बोलते हैं। इंटरेस्ट कितने पे लगेगा? इंटरेस्ट कितने पे? 2,25,000 पे होगा कि 2,40,000? 2,40,000 पक्का ना? नहीं फिर भी हम एक गैसिंग कर सकते हैं ना, हमारी जेब में कितना है? 2,25। तो इंटरेस्ट कितने पे कैलकुलेट होना चाहिए? 2,25। कुछ बच्चों का इंटरेस्ट कितने पे कैलकुलेट होना चाहिए? 2,40। अलग अलग ओपिनियन हो सकता है, पर इंटरेस्ट इस पे कैलकुलेट। ठीक है, हालांकि ये लग रहा है कि यार 2,40 दिया है ना, एक्चुअल में कमीशन का भी तो है, पर इंटरेस्ट इस पे कैलकुलेट हो रहा है 2,25, जो हमारे जेब में आया नहीं। फिर तो जेब में तो सर इंटरेस्ट कटने के बाद आएगा, ऐसा भी सवाल आ सकता है। अभी जैसा प्रोसेस होता है क्वेश्चन में हम वैसा। तो नेट कितना? 2,25,000 का पर एनम है, तो 3,105 नेट एडवांस 2,1,8 नेट एडवांस। आगे लिखोगे नेट कॉस्ट ऑफ फैक्ट्री। ठीक है यहाँ तक? स्टेप नंबर 2, नेट कॉस्ट ऑफ फैक्ट्री। कॉस्ट लिख रहा हूँ मैं, है ना, बेनिफिट नहीं लिख। कॉस्ट ऑफ फैक्ट्री। कॉस्ट में एक आएगा कमीशन। क्या कमीशन ऑलरेडी निकला हुआ है? 15,000 आ जाए तो 15,000 रुपये हमारा कमीशन। और क्या? इंटरेस्ट, इंटरेस्ट भी ऑलरेडी निकला हुआ है। 1012। तो कितना आ रहा है? 5 पर कुछ हमारा क्या हो जाएगा, सेविंग्स या बेनिफिट?
बेनिफिट में सेविंग इन बैड डेट्स, सेविंग इन बैड डेट्स बता सकते हैं? का निकालोगे 3 लाख, 4%, 12,000, सेविंग्स इन मैनेजमेंट एक्सपेंस 20,000 तो साल भर का है। यहाँ कितना आ गया? 5,000, तो 12 और 5 कितना हो गया? 17। इतना लग रहा है पर इतना फायदा भी तो हो रहा है हमारा। तो बताओ नेट कॉस्ट कितना पड़ रहा हमको? 8125। तो नेट पड़ रहा 8125 पड़ रहा, पर उसके लिए हमारे पास जेब में आया 214875 परसेंटेज निकल सकता है। उसको बोलेंगे हम इफेक्टिव कॉस्ट। इफेक्टिव कॉस्ट, इफेक्टिव कॉस्ट इज इक्वल टू, बोलो हमारा लग कितना रहा? नेट कॉस्ट 8125 डिवाइडेड कितने पर लग रहा है? 214,875, 200। पर ये तो कितने महीने का है? 3 महीने का। मुझे कभी भी एनुअलाइज निकालना पड़ता है। 12/3, 15% पर है ना। कितने? 12 महीने का कितना? तो जो मैं एडवांस ले रहा हूं ना, उसकी वजह से मेरा इफेक्टिव कॉस्ट जो कमीशन वमीशन कलेक्शन सब लेकर 15.12% लग रहा है। और बैंक वाला इतना ही पैसा मुझे 14% पे दे रहा है। क्या करे? बैंक से ले क्या चीज? मैम जो कलेक्ट करके दिया उसका इफेक्ट तो ले लिया मैंने, जो भी फायदा हुआ उसका तो इफेक्ट लिया ना मैंने। यहाँ कलेक्ट करने का कमीशन मैंने ऐड किया, उससे जो फायदा हो रहा है सबकी सब इफेक्ट ले लिया मैंने। उसकी वजह से मेरा 15% का कॉस्ट पड़ रहा है और बैंक वाले से 14%। तो ये 15% में सब कुछ जुड़ा हुआ है, और जो फायदा है वो भी घटा के 15% आ रहा है। अगर बैंक वाला बोल रहा है कि 18% लगेगा आपको, तब एजेंसी से ठीक है, बस यही निकालना है और इसका बैंक के साथ कंपैरिजन। अच्छा, बस दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि थोड़ा सा इधर उधर करो ना तो पता नहीं कंफ्यूजन क्रिएट। इट मीन्स हम ये 8125 पूरे 12 महीने का भी कर सकते हैं सीधा। कमीशन कितना परसेंट था? कमीशन 5%, तो सीधा 12 लाख का 5% कर सकते, 60,000। ऐसे इंटरेस्ट 10,125 है 3 महीने का, तो 12 महीने का कितना? 10,125 डिवाइडेड बाय 3 × 12, 40,500 टोटल जोड़ो। कैसे बनता है? ऐसा है ना। अच्छा, सेविंग इन बैड डेट्स 3 लाख का 4% की अपेक्षा 12 लाख का 4% कर सकते, 48,000। और मैनेजमेंट एक तो 20,000 है, ये ज्यादा इजी पड़ेगा। तो बोलो टोटल कितना आ गया? ये टोटल कितना आया था? 68,000। तो कितना? हम सीधा कर सकते हैं 32,500 डिवाइडेड बाय 214,875 इंटू 100। नहीं आएगा आंसर, ठीक है। पर पिछली बैच के बच्चों का बेकार क्वेश्चन, मुझे आपसे उम्मीद है कि ऐसा क्वेश्चन नहीं है। तो कहना सर ये 12 महीने का करे तो ये 3 का क्यों कर रहे हैं?
ऐसा उन लोगों का था, आपका ऐसा क्वेश्चन डाउट नहीं है, ठीक है। उनका कहना ये तो आप 12 महीने का ले रहे हो और ये तो 3 महीने का ले रहे हैं, है ना? ऐसा कोई डाउट तो नहीं है ना? अगर गहराई से देखो होमवर्क होमवर्क कि मैं ऐसा क्यों लिया, ठीक है। कल आराम से सोचना और फिर बताना, और बिल्कुल बेवकूफी ऐसा लगे और ऐसा डाउट कैसे आ सकता है, पर आ गया। तो कल इसके क्वेश्चन बनाएंगे हम लोग, और कल ही कैश 2-3 क्वेश्चन है, 1 घंटे में निपट जाएगी। कल ही हम लोग स्टार्ट करेंगे कैश बजट। मैथमेटिकली, लेकिन अगर ध्यान से सोचो तो यहाँ मुझे कितना एडवांस था, और यहाँ तो साल भर उतना ही था ना यार। आप कैसे 3 महीने की बात कर रहे हो, तो साल भर का ही है एक्चुअली। कल आराम से रिसर्च करेंगे फिर बात